शादी के बाद अम्मा ने मुझे बीवी के साथ उम्रा करने भेज दिया तो वहां पर मेरी बीवी गायब हो गई। मैं अपनी बीवी को तलाश करने लगा, लेकिन वो मुझे कहीं ना मिली और कुछ ही दिनों बाद मेरा वीजा खत्म हो गया। तो पुलिस ने मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया और हर रात जेल में नौजवान बच्चियों के साथ जिना किया जाता और बच्चियों की चीखों की आवाजें आती। एक दिन मुझे एक औरत की चीखों की आवाज आई तो मैं वॉशरूम के बहाने से बाहर आया तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मुझे जिस जेल में लाकर फेंका गया था वहां ज्यादातर वो पाकिस्तानी थे जिनके पासपोर्ट गुम हो चुके थे या जो वीजा खत्म होने के बाद भी गैर कानूनी तरीके पर सऊदीया में छुप कर रह रहे थे और अब पकड़े गए थे। मैं कोई जानबूझकर यहाँ नहीं रुका था। 3 घंटे से यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स को यही समझा रहा था कि मेरी बीवी कहीं खो गई है। मैं कैसे इसके बगैर वापस जा सकता हूँ। मैंने अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी करवाई थी, लेकिन उम्रे की वजह से रश बहुत बढ़ चुका था। इसलिए खो जाने या बिछड़ जाने वाले यहाँ दोबारा किस्मत से ही मिलते हैं, ये कहकर ऑफिसर ने अपना दामन झाड़ा था। मैं काफी दिन से राबील को ढूंढ रहा था। वो तो इस शहर से बिल्कुल अनजान थी। अभी एक हफ्ते पहले ही तो हम यहाँ उम्रे के लिए आए थे। मेरी शादी को बस 1 माह ही गुजरा था जब अम्मी ने हम दोनों को सऊदीया की उम्रे की टिकट का तोहफा दिया था। कहने लगी नए काम से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। सऊदीया पहुंचते ही हमने सबसे पहले उम्रे की अदायगी की थी। खाना काबा को पहली बार देखकर अजीब हालत थी। मुल्तजिम के मुकाम पर पहुंचकर मेरे आंसू जारी थे। दिल में रब की हिब्बत तारी हो चुकी थी। लगता था दिल बेइख्तियार हो चुका है। आंखों से काबा शरीफ को देखना और अपने परवरदिगार को बिल्कुल सामने महसूस करने का जो एहसास था, इस वक्त वहां मौजूद लोगों को किसी की होश नहीं थी। सबके आंसू जारी थे। रोते हुए सबकी हिचकियां सी बंद गई थी। लगता था कि अल्लाह है या इसका बंदा है। बाकी हर चीज बेईमानी सी हो गई थी। लब्बैक की गूंज ने तो अपने रब से भी बेगाना सा कर दिया था। दिल में एक अजीब सा जज्बा ईमानी पैदा हो चुका था। काबा शरीफ के गिर्द तवाफ करते हुए जुबान के साथ साथ दिल भी लब्बैक की गवाही दे रहा था। एक हफ्ता तो गुजरने का एहसास तक नहीं हुआ था। राबेल रश के दौरान बिल्कुल मेरे साथ ही रहती थी। मेरा बाजू पकड़े वो तवाफ करती थी कि कहीं रश में मुझसे बिछड़ ना जाए। वो इस बात से बहुत खौफजदा रहती थी कि कहीं मेरा हाथ इसके हाथ से छूट ना जाए। नमाज के लिए भी मैं इसे कहता कि वो औरतों के साथ नमाज पढ़कर एक मखसूस जगह पर पहुंच जाए। वो मुझे वहीं मिलती थी। एक तो थी भी वो 18 साल की कम उम्र सी, इस पर बेहद मासूम और भोली भाली थी। मेरे बिना घबरा सी जाती थी। इसी तरह से 10 दिन गुजर गए थे जब एक बार मैं नमाज पढ़ने के बाद इसी मुकाम पर पहुंच गया जहां मैं रोज राबेल को अपने से पहले मौजूद देखता था। हमें अगले रोज ही मदीना मुनव्वरा के लिए निकलना था, इसलिए होटल जाके तैयारी भी करनी थी। लेकिन राबेल का काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी वो वहां नहीं आई तो मुझे परेशानी सी लाहक होने लगी। वो तो मुझसे पहले यहाँ पहुंच जाती थी। मैंने सब जगह इसे तलाश करना शुरू कर दिया। जहां औरतें नमाज अदा कर रही थी वहीं अपनी नजरें दौड़ाने लगा कि वो मुझे नजर आ जाए, लेकिन वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आई थी। मैं बेहद परेशान सा हो गया था। वो तो थी भी बहुत डरपोक सी, जल्द घबरा जाने वाली, न जाने कहाँ होगी। मेरा दिल था अजीबो गरीब से बसबसों में घिर चुका था। मेरी जान पर ही तो बन गई थी। मैं जहां जहां राबेल को ढूंढ सकता था वहां देखने लगा। कहीं खवातीन से भी पूछ चुका था, लेकिन वहां कौन किसी को जानता था या ध्यान रख सकता था। मैं तो बदहवासी का शिकार हो चुका था। वो कहाँ जा सकती थी। मैं खुद भी यहाँ किसी को नहीं जानता था। मुझे इल्म ना था कि कैसे राबेल को ढूंढूं। मोबाइल इसके पास था नहीं, सिर्फ मेरे ही पास था। मैं होटल में बहुत घबराया हुआ पहुंचा था। मैंने होटल के मैनेजर से पूछा कि मेरी बीवी यहाँ तो नहीं आई, लेकिन वो भी इनकार करने लगे। मेरी बदहवासी की मुझसे वजह पूछने लगे। मैंने कहा मेरी बीवी न जाने कहाँ गुम हो गई है। मेरी बात सुनकर मैनेजर ने मुझे पुलिस स्टेशन जाने का ही मशवरा दिया था। मेरा दिल बहुत बेचैन था। न जाने राबील कहाँ होगी, किस हाल में होगी। यकीनन रो रही होगी, शायद वो मुझे ढूंढ रही हो। इसे तो ठीक से होटल का रास्ता भी याद ना था। वो बस मेरे साथ साथ ही रहती थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे जब पुलिस ऑफिसर ने मुझसे ये कहा कि यहाँ अगर कोई गुम जाए तो किस्मत से ही मिलता है।
उम्रे का सीजन है, रश भी बहुत है। हमारी ड्यूटियां पहले ही बहुत सख्त हो चुकी हैं। आए दिन ऐसे ही केस यहाँ दर्ज हो रहे हैं। किसी की बीवी नहीं मिल रही और किसी की बेटी और बहन। वो ऑफिसर बड़ा ही करहत मिजाज का था, सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहा था, ना ही सुन रहा था। मैं बड़ा मायूस होकर वहां से निकला था। मैं वापस होटल नहीं गया, वही खाना काबा के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मैंने कहा, मेरे अल्लाह, मेरी बीवी मुझसे मिला दे। वो जिस हाल में है मुझे मिल जाए। मैं इसे कहाँ ढूंढूं? मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे इस वक्त राबेल की फिक्र थी। वक्त गुजरने लगा था। मैं रोज राबेल को ढूंढने निकल जाता। पता नहीं वो कहाँ गायब हो चुकी थी। चंद दिन बाद ही मेरा वीजा खत्म हो गया, लेकिन मैं वापस नहीं गया। मैं अपनी बीवी को लिए बिना वापस नहीं जा सकता था। मैं सोच चुका था कि चाहे मुझे कोई भी सजा दे दी जाए, लेकिन राबेल को लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। मेरे वीजे को खत्म हुए अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि मुझे एक शर्ते ने पकड़ लिया और मुझे पुलिस स्टेशन ले आया। वही इंस्पेक्टर ऑन ड्यूटी था जिसके पास मैं पहले भी आया था। मुझे देखकर पहचानने की कोशिश करने लगा। शर्ते ने ही इंस्पेक्टर को बताया कि इस शख्स का वीजा खत्म हो चुका है, लेकिन ये वापस पाकिस्तान नहीं जा रहा। वो इंस्पेक्टर मेरे पास आकर मुझसे ना जाने की वजह पूछने लगा। मैंने जब इससे ये कहा कि मैं अपनी बीवी को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा, तो इसे मैं याद आ चुका था। वो कहने लगा, तो ठीक है, यहाँ जेल में सड़ते मरते रहो। फिर इंस्पेक्टर ने एक एहलकार को बुलाया और कहा कि इसे इस जेल में डाल दो जहाँ बाकी पाकिस्तान है। मुझे जेल में बंद कर दिया गया था। मैं ये सोच रहा था कि मैं जेल में बंद रहकर कैसे अपनी बीवी को ढूंढ सकता हूँ। न जाने वो कहाँ गई होगी, कहीं इसे किसी मुकामी अरबी ने अगवा न कर लिया हो। मैंने अक्सर ऐसे वाकयात सुने थे कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में अमीर और अयाश लोग आते हैं और औरतों को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। मैंने एक अखबार में पढ़ा था। अखबार ने दावा किया था कि जद्दा के साहिल पर कहीं ऐसे प्राइवेट इलाके मौजूद हैं कि जहां कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को पर मारने की इजाजत नहीं, और इन खुफिया और अलग थलग जगहों पर ताकतवर सऊदी शहजादों और शख्सियात के जेर साया वो पार्टियां मुनक्किद होती हैं कि जिनका तस्वुर सिर्फ यूरोपीय ममालिक में ही किया जा सकता है। अखबार के मुताबिक ये खास इलाके और यहाँ मुनक्किद होने वाली पार्टियां गैर मुल्की शख्सियात के लिए मखसूस समझी जाती हैं। ताहम ताकतवर तबकात से ताल्लुक रखने वाले सऊदी भी इनका हिस्सा बनने की राह निकाल लेते हैं और वहां अगवा की गई लड़कियों को महफिलें रंगीन करने के लिए कहा जाता है। यहाँ इन प्राइवेट साहली इलाकों में मुख्तसर लिबास पहने खवातीन देखी जा सकती हैं, जबकि शाम ढलते ही महफिलें जमती हैं। अमीर तबकात के सऊदी नौजवान मखलूत पार्टियां मुनक्किद करते हैं, जिनमें मर्दों के साथ खवातीन भी शिरकत करती हैं, जबकि ऐसी पार्टियां कि जिनमें खवातीन शिरकत नहीं कर पाती, इन्हें हम जिन्स परस्ती के जरिए रंगीन बनाया जाता है। ऐसी खबरें मेरे जहन में घूमते ही मेरी जान निकालने लगी थी। जहां मुझे रखा गया था वो बहुत बड़ी जेल थी और हजारों की तादाद में पाकिस्तानी मुख्तलिफ केसेस में गिरफ्तार किए गए थे। वहां कैदियों के लिए मुख्तसर बेड मौजूद थे। आधे कैदी इन बेड के नीचे बिस्तर बिछाकर सोने पर मजबूर थे। जहां मुझे जगह मिली वो इस जेल के दरवाजे के बिल्कुल पास बेड था। वहीं मैं लेट गया। मेरे सुनने में आया था कि औरतों की जेल भी यहीं कहीं मौजूद ही है और रात को वहां से चीखों की आवाजें आती हैं। मुझे ये सुनकर हैरत हुई थी कि औरतों के साथ भी क्या ये लोग रिमांड लेते हैं। चंद दिन बाद मेरी आंख इन्हीं चीखों पर खुली थी। मेरी क्या बहुत से कैदी इन आवाजों को सुनकर उठ बैठे थे। न जाने किस जुर्म की सजा इस लड़की को मिल रही थी और क्यों मिल रही थी कि वो यूं चिल्ला रही थी। मैं सुनकर परेशान हुआ था। इसकी सिसकियां और आवाजें सुनकर मुझे लगा कि वो कोई कम उम्र से लड़की लग रही थी जो कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझ पर रहम खाओ, मैं ये जुल्म नहीं सह सकती। दिल दहला देने वाली चीखों पुकार थी। मैं सुनकर बेचैन हुआ था। वहां मौजूद वो सब लोग खामोश और परेशान थे जो इस लड़की की चीखों पुकार सुन रहे थे। एक डेढ़ घंटा वो आवाजें आती रही। इसके बाद खामोशी सी छा गई थी। खामोशी होते ही हमारी जेल में मर्दों की चहम गोइयां शुरू हो गई। कहने लगे, ये अरबी इंस्पेक्टर औरतों के साथ वही ज्यादती करते हैं जैसा कि पाकिस्तान की जेलों में की जाती है। पता नहीं औरत का नसीब हर जगह एक जैसा ही क्यों होता है। न जाने किसकी कम बख्ती इसके हाथों आ रही थी।
मेरा दिल वो चीखों पुकार सुनकर तड़प कर रह गया था। न जाने क्यों, लेकिन बाकी की रात सो नहीं पाया। मेरा दिल इस अनजान सी औरत की सही जाने वाली अजियत पर बेचैन सा हो चुका था। मैं बहुत ही नरम दिल नौजवान था। मुझसे किसी की ज्यादती देखी और सही नहीं जाती थी। बचपन में एक बार मेरे घर में एक बिल्ली का बच्चा आता था। मेरी माँ इसे दूध डाल देती थी, इसलिए इसे हमारे घर से और मेरी माँ से उनसियत हो गई थी। एक बार मैं स्कूल से वापस आ रहा था कि तेज चलती गाड़ी से वो बिल्ली का बच्चा गाड़ी के टायर के नीचे आकर मर गया। ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा था। देखकर मेरा दिल दहल कर रह गया था। मैं तड़प कर भाग कर इस बिल्ली के बच्चे के पास पहुंचा, जो टायर के नीचे आकर बिल्कुल पिस चुका था। मुझसे इसका जुल्म बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं एक माह बुखार में मुब्तला रहा था। दुख तो मेरी वालिदा को भी हुआ है, लेकिन ऐसा गम नहीं जैसा मैंने अपने दिल को लगा लिया था। वो तो एक बिल्ली का बच्चा था और ये तो एक जीती जागती औरत की चीखों की आवाज थी। मेरा तड़प जाना, बेचैन हो जाना तो एक फितरी अमल था। अगली सुबह नाश्ता दिया गया। इससे पहले हमें जेल से बाहर एक वॉशरूम में ले जाया गया, तो वो रास्ता खवातीन की जेल से होता हुआ आगे कोने की तरफ बना हुआ था। जेल के पास से गुजरते हुए भी दरवाजा बंद था। हमें कुछ नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन दबी दबी सिसकियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। जेल के अंदर वॉशरूम नहीं बने हुए थे, वो जेल के बाहर कोने की तरफ बने हुए थे, जहां पर लाइन लगाकर हमें अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। 2 दिन तो यूं ही गुजर गए। तीसरे दिन मेरी काम पर ड्यूटी लगा दी गई। मुझे चंद कैदियों के साथ मिलकर खाना बनाना था। एक बहुत बड़ी जगह थी, जहां पर लाइन से बहुत सारे चूल्हे बने हुए थे। वहां पर सब्जियां और हर चीज जो खाने के लिए बनानी थी रखी हुई थी। मैंने छुरी ली और सब्जी काटनी शुरू कर दी। चूंकि मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, मेरे बाद में कोई बहन थी, ना ही कोई भाई, इसलिए अपनी वालिदा के साथ हाथ बटा दिया करता था। मुझे सब्जी काटनी आती थी, खाना भी कभी कभी बना दिया करता था। खाने के दौरान मुझे राबील का ख्याल आता रहा। ये सोच रहा था कि न जाने क्यों मैं पकड़ा गया। मैं कैसे जेल में बंद करके अपनी बीवी को ढूंढ सकता हूँ, कैसे मैं यहाँ से बाहर निकलूं। बाहर निकल भी गया तो इसे दयारे खैर में कहाँ ढूंढूंगा। गलती शायद मेरी भी थी। मुझे याद आने लगा, मुझे एक बार राबील ने बताया कि इसकी एक लड़की से दोस्ती हो गई है। मुझे इसे समझाना चाहिए था कि अगर इसे कोई बुलाए या कहीं ले जाने का कहे तो कहीं भी ना जाए। वो भोली भाली कम उम्र लड़की थी, किसी की बातों में आकर कहीं फंस ही ना गई हो। मुझे याद आने लगा कि एक बार जब मैं इसे नमाज के बाद इस मखसूस जगह पर लेने गया था जो हमारे दरमियान तय हुई थी, तो मुस्कुरा रही थी। मैंने इससे वजह दरियाफ्त की तो कहने लगी कि इसकी एक लड़की से दोस्ती हो गई है। वो इसी की बातों पर मुस्कुरा रही थी। मैंने इस बात पर भी खास तवज्जो नहीं दी। वो लड़की रोज इससे बातें करती थी। मुझे चाहिए था कि मैं राबील को रोकता टोकता। मैंने इस बात को न जाने क्यों नजरअंदाज कर दिया था। वो लड़की कौन थी, क्या थी, मुझे कहाँ कुछ खबर थी। क्या खबर वो लड़की ही राबील को बहला फुसलाकर कहीं ले गई हो। मेरे दिल में 100 किस्म के वसवसे आने लगे जो मेरी जान ले रहे थे। दूसरी जाने मुझे अपनी वालिदा की भी फिक्र खाए जा रही थी। मैंने राबील के बारे में इन्हें कुछ नहीं बताया था कि वो कहीं परेशान ही ना हो जाए। जिस तारीख को मैंने वापस पाकिस्तान पहुंचना था, वो तारीख तो कब की गुजर चुकी थी। मेरी वालिदा तो मेरी और मेरी बीवी की राह तकती होगी। मैं अपनी वालिदा का वाहिद सहारा था। मेरे वालिद का 2 साल पहले इंतकाल हो गया था। इसके बाद से तो मेरी वालिदा बीमार रहने लगी थी। मेरी शादी भी उन्होंने इसीलिए जल्दी कर दी थी। मैं खुद भी कोई बहुत बड़ी उम्र का नहीं था, 23 बरस का था। अभी तो ठीक से मेरी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत भी नहीं हुई थी। 1 माह शादी का हुआ था कि मेरी वालिदा ने हमें उम्रे के लिए भेज दिया। मुझे भी इन बातों का इतना इल्म नहीं था। इस किस्म की किसी सिचुएशन में फंस सकता हूँ। मेरे ज़हन में इतनी उलझने थी कि मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि कैसे मैं इसे हल कर सकता हूँ। मैंने दोपहर के खाने के बाद जेलर से कहा कि मुझे इंस्पेक्टर से मिलना है। कुछ देर बाद ही वो जेलर मुझे इस इंस्पेक्टर के ऑफिस में ले गया। किसी और एहलकार से बात कर रहा था। जो बातें मैंने इनकी सुनी थी, मेरे होश उड़कर रह गए थे। मुझे देखकर वो इंस्पेक्टर यकदम ही खामोश हो गया था। मुझे हशमगी निगाहों से देखकर कहने लगा कि क्या बात है,
होश ठिकाने आ गए तुम्हारे? अगर बीवी को ढूंढने का भूत सर से उतर गया हो तो तुम्हें पाकिस्तान डिपोर्ट कर देता हूँ। मैंने कहा, आप मेरी बीवी को ढूंढने में मेरी मदद कर दें। मैं आपका एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। मेरी बात पर वो मुस्कुराने लगा और जेलर से कहने लगा कि जाओ ले जाओ इसे वापस और इस पर काम की जिम्मेदारी और बढ़ा दो। जब इसका दिमाग दुरुस्त हो जाए तो फिर मेरे पास ले आना। वो जेलर मुझे बाजू से पकड़कर वापस इसी जेल खाने में ले आया। रात को फिर से मुझे वो चीखने चिल्लाने की आवाजों ने बेचैन किया था। इस वक्त जेल के बाहर सन्नाटा होता था। हमारे हॉल नुमा जेल के अंदर एक पुलिस वाला जेलर कुर्सी पर बैठा रहता था। अगर किसी कैदी ने रात के वक्त वॉशरूम जाना होता तो जेलर इसके यहाँ तो कभी साथ चला जाता या कहता कि जाओ चले जाओ। वहां से भागना तो इतना आसान किसी के लिए भी नहीं था। मैंने भी वॉशरूम का बहाना बनाया। मुझे देखना था कि इन औरतों के साथ किस किस्म की ज्यादती की जाती है जो यहाँ बैठे हम मर्दों के दिल इनकी चीखों पुकार सुनकर टहल कर रह जाते हैं। मैंने जेलर से कहा कि मेरा पेट खराब है, बार बार लूज मोशन हो रहे हैं, इसलिए मैं कुछ देर बाहर ही रहूंगा। वो जेलर नींद की कुनूदगी में था। इसने मुझे बाहर जाने का इशारा कर दिया। मेरे कदम इस तरफ बढ़ने लगे जहाँ पर इन औरतों की आवाजें आती थी। जो बात मैंने इस इंस्पेक्टर के मुंह से सुनी थी वो एक पुलिस एहलकार को कह रहा था। मेरा दिल धड़कना भूल गया था। वो कह रहा था, जिन पाकिस्तानी लड़कियों को पकड़ा है आज रात इनसे दिल बहलाना है। मैं इस झील के पास पहुंच चुका था जो कमरे नुमा ही बनी हुई थी। ना कोई खिड़की थी और ना ही कुछ ऐसा कि मैं अंदर झांक कर देख सकता। पूरे कॉरिडोर में सन्नाटे और अंधेरे के राज थे। बस आवाज थी तो इस औरत की जो इन वहशी पुलिस ऑफिसर से पनाह मांग रही थी कि इसे छोड़ दें, इसका कोई कसूर नहीं है, इसे वहां से जाने दें। लेकिन शायद हर जगह की पुलिस स्टाफ में ऐसी वहशी जानवर किस्म के ऑफिसर होते हैं जो अपने पेशे के साथ इंसाफ नहीं करते। मैंने इस बंद दरवाजे को बड़े गुस्से से देखा था। इस जेल नुमा कमरे का जायजा लेने लगा जो बंद था और इसके पीछे एक औरत की बेबसी से अपने बचाव की चीखों पुकार गूंज रही थी। मैंने जब इस कमरे के ऊपर की जानिब देखा तो एक रोशनदान बना हुआ था जहां से हल्की रोशनी सी नजर आ रही थी, लेकिन वो रोशनदान बहुत ऊपर था। मुझे वहां एक जेलर की खाली कुर्सी नजर आई। शायद वो जेलर अंदर था या इसे कहीं भेज दिया गया था। मैंने मौका पाकर इस कुर्सी को इस रोशनदान की तरफ रखा और इस पर खड़ा हो गया। जैसे ही मैंने रोशनदान के अंदर झांक कर देखा मेरी रूह फना हो गई थी। मेरी राबील अंदर थी और जिस हाल में थी मेरे लिए वो मर जाने का मुकाम था। इस वक्त दो ऑफिसर वहां मौजूद थे जो इसकी इज्जत को पामाल करने के लिए इसकी तरफ बढ़ रहे थे और वो रोते हुए हाथ जोड़े इनकी मिन्नत समाजत कर रही थी। मेरी रगों में खून की जगह आग सी दौड़ने लगी थी। मैंने चिल्लाकर कहा कि इसे छोड़ो, मेरी बीवी को। मेरे चिल्लाने पर राबील समेत इनकी नजर भी मुझ पर पड़ी थी। वो ऑफिसर राबील को छोड़ छाड़ मेरी तरफ बढ़ गए। वो जब तक इस कमरे से बाहर निकले मैं अभी कुर्सी से नीचे उतर चुका था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला मैं इसके मुकाबिल आकर खड़ा हो गया। वो ऑफिसर भी वहां मौजूद था जिससे मैं अपनी बीवी की गुमशुदगी का कहता था। मुझे देखकर इसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। कहने लगा, तुम्हें यहाँ खुला किसने छोड़ा है? मैंने कहा, तुम तो कह रहे थे कि तुम लोग किसी भी खोए हुए मुसाफिर को ढूंढ नहीं सकते। मैंने तुम्हें अपनी बीवी की तस्वीर भी दिखाई थी। फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो कहीं नहीं मिल सकती? मेरी बीवी के साथ ज्यादती करने वाले तुम कौन होते हो? वो मेरी बात पर हंसने लगा। कहने लगा, ये तो आज ही हमारे हाथ आई है और हमें जद्दा के प्राइवेट इलाके से भागते हुए मिली थी जहाँ अरबियों की अयाशियों की महफिलें लगी होती हैं। हमें क्या पता कि किसकी बीवी है। हमने सोचा जब अरबी ऐश कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। मेरा जी जहाँ इस इंस्पेक्टर का मुंह तोड़ दूं, लेकिन मैं बेबस था। मैंने इनके सामने हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत शुरू कर दी कि मेरी बीवी को छोड़ दो, मुझे और मेरी बीवी को जाने दो। वो कहने लगा, आज की रात तो मुमकिन नहीं है। आज वो हमारे साथ ही रहेगी। कल सुबह तुम्हें तुम्हारी बीवी मिल जाएगी। मैंने इन ऑफिसर के पैर पकड़ लिए कि मेरी बीवी के साथ ये जुल्म मत करो, इसे छोड़ दो। लेकिन वो लोग इंसानियत के दर्जे से बहुत दूर थे। मुझे दोबारा से इस जेल में बंद कर दिया गया। रात भर मैं अपनी बीवी की चीखों पुकार सुनता रहा। मेरा दिल चाहा जमीन फटे
और मैं इसमें समा जाऊं। मैं इस वक्त खून के आंसू रो रहा था। सुबह मेरी बीवी मुजहमल हालत में थी। इसके चेहरे पर जख्मों के निशानात देखकर मैं इस जारिहत को महसूस कर सकता था जिसका मुजाहरा इन हबीस पुलिस वालों ने मेरी मासूम बीवी के साथ किया था। मुझे देखकर राबील रोने लगी, कहने लगी मुझे मार डालो, मैं जीना नहीं चाहती, मैं आपके काबिल नहीं हूँ अफान। मैंने कहा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका, हमें डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेज दिया गया था। राबिल की हालत ऐसी न थी कि मैं इससे कुछ पूछ पाता। पाकिस्तान पहुंचकर भी महीना भर वो बुखार में मुब्तला रही थी। रात को चिल्लाते हुए उठ बैठती, रोने लगती, पनाह मांगती, कहती मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझ पर रहम खाओ। 1 महीने बाद इसकी हालत में कुछ सुधार आया था। ये 1 महीना मैंने अपनी बीवी को जिस करब से गुजरते देखा था, ये मेरा दिल जानता था। मैं इस वक्त इसे साथ लगाए तसल्ली ही दे सकता था, लेकिन मुझसे यही कहती कि वो मेरे काबिल नहीं रही। इसकी गलती बस ये थी कि वो एक अजनबी लड़की से वहां दोस्ती कर बैठी, इस पर एतबार करने लगी। मैंने भी इसे ये नहीं समझाया कि दयारे गैर में किसी की बातों में न आना। वो लड़की ऐसे गिरोह की एजेंट थी जो अनजान लड़कियों को बहला फुसला कर जद्दा के इसी इलाके में ले जाती है जहाँ किसी पुलिस का कोई कानून नहीं चलता था। वो लड़की भी मेरी बीवी का एतमाद जीत चुकी थी। अपनी मीठी मीठी और दीन की बातें करके इसने ना सिर्फ इंसानियत के साथ जुल्म किया था, बल्कि चंद सिक्कों की खातिर अपना ईमान भी बेच दिया था। वो मेरी बीवी को कहने लगी कि इसका घर बस यहीं करीब है, इसकी तबीयत बहुत खराब हो रही है, अगर वो इसे गाड़ी तक छोड़ दे तो वो इसकी एहसानमंद होगी। मेरी बीवी अपने इंजाम से बेखबर इसे गाड़ी तक ले गई, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंची, गाड़ी की पिछली नशिस्त का दरवाजा खुला और इसी लड़की ने बड़ी फुर्ती से मेरी बीवी को अंदर धक्का दिया। जहां पहले से 2 मर्द मौजूद थे, मेरी बीवी को बेहोश कर दिया गया और जद्दा ले जाया गया। वहां भी इसके साथ ज्यादती की गई थी। फिर इसे और इस जैसे और भी लड़कियों को महफिलों की जीनत बनाया जाने लगा। मेरी बीवी वहां से मौका पाकर भाग गई और भागते हुए पुलिस की गाड़ी से टकरा गई। इसे लगा कि वो अब महफूज हाथों में है, लेकिन नहीं, औरत की इज्जत कहीं भी महफूज नहीं होती। लोगों की जहालत का इल्म खाना काबा जैसे पाक शहर में भी अब भी दौरे जहालत जैसा है। अपनी हिफाजत इंसान को अकल शोर को इस्तेमाल करते हुए खुद ही करनी चाहिए। अफसोस से कहना पड़ रहा है, ऐसी जगह पर जहां अल्लाह का घर सामने है, लोगों के दिल खौफ से कांपने की बजाय ऐसी साजिशें बुनते हैं कि दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। खुदा की लाठी बेआवाज होती है, लेकिन जब इसकी गैरत जोश में आती है तो मुल्कों के मुल्क सफ़े हस्ती से मिट जाते हैं। इसलिए खुदारा अल्लाह की डील का नाजायज फायदा ना उठाएं। ये ना हो राबील जैसी किसी लड़की की आह सब कुछ बर्बाद कर दे।